अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, मौसम भी अच्छा है, एंजॉय कर रहे होंगे और सोशल स्टोरीज भी हमारे पास आज अच्छी हैं। लाहौर लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों की अगर बात कर ले तो मुख्तलिफ स्कूलों से 45,000 बच्चों की जाली इनरोलमेंट पकड़ी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जाली इनरोलमेंट को सिस्टम से निकाल दिया और इस हवाले से जितनी भी इनरोलमेंट हुई थी वो सिस्टम में मौजूद होने पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान से जवाब भी मांगा गया और इस वक्त स्कूलों में बच्चों की तादाद कम होकर सिर्फ 5,75,000 रह गई है और तादाद कम होने से एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में भी मुश्किलात हो रही हैं। जाहिर है जब आप जारी तरीके से काम करेंगे तो ये रुकावटें आएंगी और एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए बच्चों की तादाद चाहिए 6,37,000 और इस हदफ को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी है और एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल सरबराहान के ताउन से इस वक्त बच्चों की जो तादाद है वो 6,16,000 कर ली गई है और दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए मजीद 21,000 तलबा का दाखिला करना भी बाकी है और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक दाखिलों का जो हदफ है वो 31 अक्टूबर से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अच्छा गजल, आप मुझे ये बताइए कि कोई टीसीएस का काम तो नहीं स्टार्ट कर दिया आपने? मैंने क्यों आपको ऐसे पहले आप लगा? आती होती थी, कोई मौसम का हाल बताती थी, कोई हैप्पी मंडे कहा करती थी, हैप्पी थर्सडे कहा करती थी, आज थर्सडे है, उसके बाद जुमे की नवीद सुनाया कि कल जुमा है, उसके बाद वीकेंड होगा। आज इस तरह लग रहा है कि आप टीसीएस का कोई पार्सल आपकी जेब में पड़ा हुआ है, वो डिलीवर करने आते हैं, कुरान के बाद लाहौर पहुंचना है और एकदम से जी सोशल स्टोरीज की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग मौसम की रोज बात करते हैं, इन दिनों में मौसम थोड़ा सा अच्छा चल रहा है ना, तो मैंने कहा रोजाना मौसम की बात आदत नहीं है, आप थोड़ी सी बातें किया करें, उसके बाद स्टोरीज की तरफ जाया करें। मैं ज्यादा स्टोरीज की तरफ इसलिए भी नहीं जाना चाह रही, क्योंकि मैं ज्यादा बातों की तरफ इसलिए भी नहीं जा रही क्योंकि शायद लोग हमसे बोर ना हो जाए ना, इसलिए मैंने कहा लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, शायद सो रहे होंगे और जो लोग उठ चुके हैं वो उनको हम बताते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जो लाहौरी है इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है ना। ठीक हो गया, आपने लाहौर वालों को स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी तो मैं लाहौर वालों को कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लाहौर में स्मोक के गहरे बादल होते हैं, वहाँ पे धुंध भी आ जाती है और अजीब व गरीब सा लाहौर का एनवायरनमेंट होता है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है लाहौर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल लाहौर को डस्ट फ्री बनाने का मंसूबा बना लिया गया और ये क्या कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर को पाकिस्तान का पहला डस्ट फ्री सिटी बनाने के जामे प्लान का ऐलान कर दिया है और इस प्लान के मुताबिक इस मकसद के लिए तमाम तरक्याती महकमे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स अपनाएंगे ताकि शहर में पायदार और मरबूत तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। सेक्रेटरी हाउसिंग की जेर सदारत होने वाले इजलास में बहुत सारे फैसले हुए और उसमें लाहौर की कमर्शियल इमारतों के बाहर वाले डिज़ाइन के लिए भी कानून साजी की जाएगी ताकि बेतरतीब, बदरंग और गैर मुनज़्ज़म जो इमारतें हैं उनका खात्मा किया जा सके। इजलास के दौरान जोर दिया गया कि तामीराती SOPs को सख्ती से अपनाया जाए और हर तरक्याती मंसूबे में माहौलियाती पहलू को मरकजी हैसियत दी जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने वाज़ेह किया कि लाहौर की तरक्की सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कों की तामीर से नहीं है बल्कि माहौल दोस्त इक़दामात, खूबसूरती और मुनज़्ज़म हिकमत अमली से जुड़ी है और इस सिलसिले में महकमा अपनी स्कीमों में ग्रीन एलिमेंट्स को यकीनी बनाए, जिसमें आपके दरख्त आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं, ग्रीन बेल्ट आ जाते हैं, उनको भी आपने यकीनी बनाना, तो तभी जाके स्मोक खत्म होगा। दरख्तों की आपने बात की है ना, अब आपको पता चला होगा कि कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं दरख्त, जिनको आप लोग काट देते हैं या फिर नहीं उगाते। ये एनवायरनमेंट पे कितना इफेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज उस पर कितना इफेक्ट करता है। थोड़ी सी एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं, चूँकि गर्मियाँ हैं और मौसम भी अच्छे हैं और गर्मियों में फिर आम आपको पता है जब आते हैं तो लोग वैसे ही इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। कहते हैं आम होने चाहिए, बेहिसाब होने चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली। जब बेहिसाब आमों की आप बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं बात को। आम के बागात अब चोरों का निशाना बन गए हैं। 150 मन आमों का सफाया किया गया। चोरों ने मेरे ख्याल है मिर्जा गालिब की बात पे अमल कर लिया कि उन्होंने कहा आम होने चाहिए और मन के हिसाब से होने चाहिए। बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पर। ये वाकया पेश आया है मुल्तान के इलाके नवाबपुर में, जहाँ पर आमों की जो एक बड़ी तादाद है, मतलब बड़ी मिकदार है, आप ये कहें कि उसको चोरी कर लिया गया है और चोरी की वारदात शहरियों को तशवीश में भी मुब्तला कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है आम जो है मुल्तान में ज़्यादा कहा भी जाता है मुल्तान वालों को कि जब वो आए तो गिफ्ट भी लेकर आए। तो जब एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के दौरान रात की तारीकी में 4 मुख्तलिफ बागात से तकरीबन 150 मन आम चोरी कर लिए गए और चोरी शुदा आमों की जो मालियत थी वो 9 लाख रुपए से ज़ायद भी बताई जा रही है।
एनी शायरीन जो वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक थाने की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और मौके से बड़ी मिकदार में आम भी उन्होंने बरामद कर लिए। अभी जो मामला है इस वक्त आप ये कहें कि काफ़ी मुतनाज़ा हो गया है और जब पुलिस ने इस हवाले से कार्रवाई की है तो उनको जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बता भी रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 25 मन आम चोरी होने का ये जो मुकदमा है इसको दर्ज भी कर लिया गया है, जबकि दीगर जो 3 मुतासरीन हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि 125 मन आम को FIR में शामिल नहीं किया गया, वो भी थे। और इस बेज़ाब्तगी पर जो बाग मालिकान उन्होंने शदीद गमो गुस्से का भी इज़हार किया। ज़ाहिर है इतनी बड़ी मिकदार में आम कोई चोरी कर लेगा, मालियत भी 9 लाख से ज़ायद होगी तो मालकान तो बात करेंगे। और बाग मालकान और इलाका मकीनों ने SHO DHA पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुतासरीन पर मामला रफा दफा करने के लिए दबाव भी डाल रहे हैं और कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। और जबकि शहरी ये बात कर रहे हैं कि ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए भी कोई ना कोई इकदाम होने चाहिए, इनको फौरी सजा भी मिलनी चाहिए और ठोस किस्म के इकदाम किए जाएं ताकि दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल ऐसी। और ये जो 150 मन आम चोरी हुए, हाँ। अगर यहाँ पे SHO साहब जिस तरह मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, 25 मन का उन्होंने किया, 125 का नहीं किया, अगर पुलिस ठीक हो तो वो सिर्फ एक खुशबू के ऊपर भी पहुंच सकती है, क्योंकि आम अगर कहीं पे 4-5 दाने भी होना तो उनकी खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है। तो 150 मन आम कहाँ पे पहुंचे, किस तरह पहुंचे, वो अगर कहीं पे जाके स्टोर भी होंगे तो उनकी खुशबू से भी आप पहचान लेंगे। सो पुलिस के लिए ये मामला हल करने का बड़ा ही आसान मतलब कोई बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है। एग्जैक्टली। सो अगर पुलिस हल करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। खबरदार नुज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मलका कोसार मरी की बात करते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न आ रहा है, मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वैसे वैसे मरी में पानी का बहरान भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी ना होने के बराबर है और शहरी बूंद बूंद को तरस चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की सप्लाई तो मुकम्मल तौर पर बंद है, या फिर अगर आता भी है पानी तो दिन में सिर्फ एक बार आता है और वो भी सिर्फ चंद मिनट के लिए, शाम 3 बजे के बाद पानी को फराहम किया जाता है। शदीद परेशानी के शिकार शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि फौरी इकदाम किए जाएं ताकि पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस बहरान को नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मज़ीद गंभीर बना रहे हैं। और मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो उसमें सादिक चौक, लोअर बाज़ार, जामा मस्जिद रोड, मुंशी मोहल्ला, शवाला, हाजी गली और इसके अलावा सैनी बैंक में भी ये मसले मसाइल हैं। मोटर एजेंसी और कार्ट रोड में भी ये तमाम तर मसले मसाइल शामिल हैं। मरी जिसे सियाती मुकाम की मलका कोसार कहा जाता है, वहाँ पे इस नौइयत का बहरान ना सिर्फ मकामी आबादी बल्कि यहाँ आने वाले सयाहों के लिए भी शदीद तशवीश का बायस है। और ये आज से मसला नहीं है, ये तकरीबन पिछले 30-35 साल से मसला है। और अनफॉर्चुनेटली मरी की डेवलपमेंट के ऊपर सारे काम होते हैं, लेकिन पानी के मसले के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। मुझे लगता है अब मजीद इस स्टोरी में मैं कुछ ना बताऊं क्योंकि मरी वालों ने आपको खुद ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपने ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं क्या बता सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं और आपको सफ़र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। क्या आप उसे ऐसे सफ़र पर जाएंगे जहाँ से वापस आना इंतहाई मुश्किल हो या फिर बहुत ही कोई डेंजरस हो? तो ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली एक 24 साला अलीसा है जिन्होंने बचपन से ही खला में जाने का ख्वाब देखा और फिर वो खला में गई भी और वहाँ पर उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए और आज वो उसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए भरपूर तरबियत भी हासिल कर रही हैं। और वो इन चंद नौजवानों में है जो मरीख पर जाने वाले मुमकिन पहले आप कहें कि इंसानों की फहरिस्त में उन्होंने अपनी जगह बनाई, कोशिश की, वो वहाँ गई। और अलीसा जानती है कि ये सफ़र फ़िलहाल एक तरफा हो सकता है और वापसी का कोई इम्कान भी नहीं हो सकता, मगर फिर भी उन्होंने उनके हौसले बुलंद रहे और किसी भी ख़तरे के, किसी भी डर के बगैर वो वहाँ पर गई। और अभी तक उन्हें आप ये कहें कि किसी बाकायदा मिशन पर वो मेरे ख्याल से नहीं पहुँची है या फिर नहीं भेजा गया है, लेकिन वह मुसलसल अपनी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं, मेहनत कर रही हैं, लगन से काम भी कर रही हैं और मुझे लगता है कि वो एक दिन कुछ ना कुछ बिल्कुल ऐसे ये एलिसा का ख्वाब है। वो खला में भी जाना चाहती है, वो मरीख में भी जाना चाहती है, वो चांद का सफ़र भी करना चाहती हैं और अभी 24 साल की हैं। और वो अगर इस ख्वाब की बात की जाए तो ये ख्वाब उन्होंने बचपन से पाल रखा है और उनका ये कहना है कि वो अगर मरीख में भी गई और वापसी का अगर कोई रास्ता नहीं है तो कोई मसला नहीं, उनका अज़म है, उनके अंदर हिम्मत है, लेकिन वो जाना चाहती हैं। वो एक दफ़ा अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहती है कि वो मरीख में जाने वाली पहली फीमेल थी या पहला इंसान था या व्हाट्सएवर जो भी था। इसी तरह चांद के ऊपर अभी उन्होंने जाना है, अभी वो गई नहीं है। ख़वातीन नुज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान बहरिया के हवाले से बहुत ही अच्छी खबर है। हमने अक्सर इस जंग में देखा जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई कि जहाँ पे फ़ज़ाई हमारी बढ़ती रही है, वहीं पे हमारी बहरिया की भी बढ़ती रही, बड़ी फ़ौज की भी बढ़ती रही। लेकिन अब बरतानवी वज़ारत दिफ़ा ने 3 जदीद
होवरक्राफ्ट पाकिस्तान बैरिया के हवाले कर दिए और जदीद होवरक्राफ्ट की शमूलियत को पाकिस्तान की समुद्री दिफाई सलाहियत के लिए अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। तफसील के मुताबिक ये होवरक्राफ्ट बरतानिया की मारूफ कंपनी ग्रिफिन मैरिन सपोर्ट ने तैयार किए हैं और ये हवालगी फरवरी 2022 में तय पाने वाले एक मुआहदे के नतीजे में अमल में आई है। और अगर इनकी बात की जाए तो ये तेज़ रफ्तार हैं, आसान नकलो हरकत और मुख्तलिफ मिशन सरंजाम देने की वजह से मशहूर हैं और इनकी शमूलियत से पाक बैरिया की इमदादी कामों की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा और इनकी शमूलियत से पाकिस्तान की बैरिया की कारकर्दगी और रसाई मज़ीद बेहतर हो सकती है। लंदन में हवालगी की तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला अफसरान ने भी शिरकत की और यकीनी तौर पर इनकी हवालगी के बाद पाकिस्तान बैरिया की जो सलाहियत है वो यकीनी तौर पे इंडियन बैरिया तो बहुत बड़ी है हमसे, लेकिन उनको मुकाबला देने के लिए हम पहले भी तैयार थे, अब और ज़्यादा इक्विप्ड हो चुके हैं। ऐसे ही है। और जिस तरह से दुश्मन को धूल चटाई थी हमने अभी वॉर में, तो जाहिर है उसके हौसले मजीद पस्त करने के लिए इस तरह की इनोवेशंस तो अब आएंगी और वो आ भी रही हैं और दुश्मन देख कर ही उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो जी ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था हमारा जो आपको पसंद आया हो और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी था, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी था। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम आपको लिए चलेंगे गुजरावाला में। गुजरावाला के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां बिजली चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार वालिद की रिहाई के लिए रकम ना होने पर 22 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। अहले खाना का कहना है कि गैपको ने 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया और रिहाई के लिए 50,000 रुपये फौरी जमा करवाने की शर्त रखी। गुर्बत और बिजली की बंदिश ने घर के हालात मज़ीद बिगाड़ दिए, जिस पर नौजवान ने दिलबर्दाश्ता होकर तेज़ाब पी लिया। वहाँ मौजूद रेस्क्यू 1122 के एहलकार ने रहम दिली का मुजाहरा करते हुए जुर्माना और ज़मानत की रकम अदा की, जिस पर उसे भी शो काज नोटिस जारी कर दिया गया। ये कुछ वाक़यात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और बड़े ऐसे वाक़यात हैं कि जो हम यहाँ पे टीवी बैठ के डिस्कस करते हुए भी यकीन मानिए कि दिल खून के आंसू होता है कि किस तरह की बेइज्जती हमारे माशरे में है। जिस तरह कल शेखोपुरा का वाक़या था और आज ये गुजरावाला का वाक़या हमारे सामने आया। एग्जैक्टली और इससे पहले भी कई सारे ऐसे वाक़यात हैं। ज़ाहिरा हम बात ही कर सकते हैं। मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फराज के वालिद हैं। फराज वो जिसने खुदकुशी कर ली थी, उन्हीं से जानते हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि किस तरह के हालात थे। 3 माह का आपका बिल था, ये बताया जा रहा है 38,000 बिल था, 3800 बिल था या 1000 बिल था, ये भी कंफर्म कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्यों हालात इस नौबत पर आए कि आपको चोरी करनी पड़ी। अनवर साहब आप सुन पा रहे हैं? गरीबी की वजह तो अनवर साहब थोड़ा सा डिटेल तो बताइए ना कि क्या हुआ क्या था एक्चुअल में। ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਮਾ ਸਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਵਾਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ खुदकुशी की। अच्छा अनवर साहब ये बताएं कि क्या फराज ने, आपके जो बेटे थे, उन्होंने उससे पहले खुदकुशी करने से पहले किसी से मदद मांगी या कुछ भी रिश्तेदारों से या मोहल्लेदारों से, किसी से भी? नहीं, किसी से नहीं मांगी, वो खुद ही परेशान कर में। ठीक हो गया। और वो जो आपके रेस्क्यू एहलकार थे, अनवर साहब हमारे साथ रहिएगा,
हमने एक क्लिप भी सुनाना है जो कि रेस्क्यू एहलकार हैं, अच्छा वो अभी हमारे पास नहीं है, 1122 की जिन्होंने वो क्लिप वो पेमेंट भी की, उनके ऊपर भी नोटिस हुआ। सो ये बताइएगा कि ये 3 महीने से आप बिल नहीं जमा करवा रहे थे या 2 महीने से नहीं जमा करवा रहे थे, और जब 3800 रुपया बिल आपने जमा करवाया, जिस वापडा वाले को जमा करवाया, जिसको आप कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे आपने रिश्वत भी दी है, तो उसने मीटर आपका क्यों नहीं लगवाया? हाँ, वो मोहल्ले में ही है, करामत उसका नाम था। हम्म, ठीक हो गया। सही। अच्छा अनवर साहब ये बताएं कि इस तरह के ज़ाहिर है जो अब आपके बेटे हैं, ये तो वो गम है जो ना भूलने वाला है कभी, हमेशा से ही अब इस जो है इसी तरह आपकी सारी ज़िंदगी के साथ रहेगा। लेकिन अब जो हालात हैं उसके बाद आपको रिहाई किस तरह से मिली, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे हमें? मैडम, जो आदमी 1122 में मुलाजिम है, उसने मेरे बेटे को इधर घर से उठा के लेके गया। अच्छा। ते उधर और घरदियां ने उसके साथ बात की, ते वो सारा कुछ उसने किया, उसका अल्लाह भला करे। ठीक हो गया। और आपका बेटा क्या करता था? क्या कोई काम करता था, पढ़ता था, क्या करता था? पेंट का काम करता है वो, कभी मिला कभी ना मिला। तो सही। सही। मैं अच्छा तो अनवर अभी साहब जेल में कितने रहा। कितने बच्चे हैं आपके, और मतलब आपकी वाइफ ने भी फराज को रोकने की कोशिश नहीं की, या किस तरह से सिनेरियो उसके साथ पेश आया? कब वो घर के बाहर उसने तेजाब पी लिया, घर के अंदर पिया, माँ ने नहीं रोका? घर के अंदर ही पिया, मां ਨੂੰ पता ही नहीं चलिया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, पी के ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ मैं ਤੇਜ਼ਾਬ पी लिया, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੇ ਨਾ, मैं मर जाना फलाना ने ठीक। ठीक हो गया। अच्छा अनवर साहब, आपके साथ मेरे ख्याल है मुदस्सिर बुखारी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद तफसील लेंगे। बुखारी साहब को कनेक्ट कीजिएगा ताकि उनसे हम मामले की मज़ीद नोयत जान सके, अनवर साहब के दुख में हम बराबर के। Exactly. बुखारी साहब से ये पूछेंगे कि क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी इदारे या किसी न किसी शख्स ने ये ज़्यादती की है, ये जुल्म Exactly. किया है, इस वजह से ये तमाम तर मामला हुए। शॉर्ट सुना लेते हैं जी पहले। जी जी पहले वो शॉर्ट सुनते हैं। 1122 के जो गुलाम नबी साहब हैं, जिन्होंने ये तमाम तर चीज़ें पे जी की और आज वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, हालांकि ये सलाखों के पीछे थे, उनका शॉर्ट सुनते हैं। भी रेडी होगा टेक्निकल शायद कुछ। प्रॉब्लम है तो इसको भी हम चलाने की कोशिश करेंगे। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, अब क्या आप मुतालिबा करते हैं गवर्नमेंट से, हुकूमत से, किस तरह का मुतालबा है आपका? चलिए जी, खवातीन वज़ारत। जी 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 अनवर साहब। गरीब आदमी है, हम साफ मिलना चाहिए। हम्म, ठीक हो गया। गरीब आदमी, इंसाफ मिलना चाहिए। और अनवर साहब हमारे साथ गुजरांवाला से मौजूद थे, जो कि इंसाफ की बात कर रहे हैं, और Exactly. यकीन तौर पे उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ पे उनका 22 साला जवां बेटा खुदकुशी कर गया, और वो इस वजह से कि उसके बाप को आपने सलाखों के पीछे डाला, वो भी 3800 रुपया। जो बंदा बिल नहीं दे रहा, आपने उसको 1 लाख रुपया जुर्माना Exactly. आयद कर दिया। वो किस तरह से पूरा कर सकता है? वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाकयात जो रोज़ बरोज़ हो रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा शॉर्ट चल सकता है? ठीक हो गया। खवातीन वज़ारत, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप ये कहें कि उन्होंने जोर रखा हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नजरियाती यकजहती का दावा भी कर रही है, तो दूसरी जानिब पार्टी अंदरूनी खलफशार और मुसलसल सियासी दबाव का भी शिकार है, क्योंकि इमरान खान का नजरिया वाकई सबको जोड़े रख पाया है या फिर नहीं। क्योंकि जो वो बात करते थे हमेशा से कि हमारा जो काम है वो ये है कि मिल बैठ कर काम करना, हम हमेशा से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, लेकिन बाद में वो फिर यू टर्न भी लेना उनकी एक आदत है। और दूसरी जानिब मुज़ाकरात का मुतालबा कैद रहनुमाओं तक पहुंचाया भी जा रहा है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैदान सियासत में अब भी महाज अराई किसी न किसी हद तक जारी है, और पीटीआई के सामने सवाल ही सवाल है, और जवाब कौन देगा, क्योंकि इसकी हमें भी समझ नहीं आती। जिस रहनुमा से बात करो उसकी अपनी एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन एक्चुअल में अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्या हिकमत अमली है पीटीआई की, उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी। और गजल ये हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि बस
ठीक है, बस ये हाँ। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद खान साहब भी रिहा हो जाएंगे, सब इसके हो बाद जाएगा। उनकी मरकज़ में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, उनकी पंजाब में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, उनकी केपी में भी गवर्नमेंट आ जाएगी। सो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब, थैंक यू सो मच फॉर जाने का। सर, कल की जो पीटीआई की क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे इसके लुब्बे लुबाब तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कितनी बारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सवाल के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन आपने किसी और मुद्दे के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे वजीर आला भी हैं, आपके अपोजिशन लीडर भी हैं, पूरी की पूरी क़यादत मौजूद थी। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं, गुज़श्ता सारी उस मुलाकात का जो केपी हाउस के अंदर हुई, जो इजलास हुआ, उसमें एक तो तमाम एमएनएज जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीएज को और सेनेट से जो मेंबरान हैं, वो अपोजिशन लीडरान, नेशनल असेंबली से या सेनेट से पार्लिमानी लीडर, तमाम लोग, सीएम केपी, ये इजलास था। उसमें सिंध की भी क़यादत आई थी, बलूचिस्तान की भी थी, और ओवरऑल जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से डिस्कशन हुई, तमाम मामलात के ऊपर ज़ेर गौर हुआ कि इमरान खान साहब ने मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का आगाज किया है। दूसरी तरफ जो है जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या दीगर इसीरान हैं जो लाहौर में पाबंद सलासिल हैं, उन्होंने भी एक राय दी है सोशल मीडिया के ऊपर। आपने एक देखी होगी, उनकी तजवीज़ जो आई है कि बातचीत से मामले का हल जो है वो निकाला जाए, कि किस तरह हम इन तमाम मामलात को लेकर चलेंगे। खान साहब तक मुलाकात होने नहीं दी जा रही। सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो हर नुक्ता नज़र को, हर पहलू के ऊपर गुफ्तगू की गई। जो इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो है वो सारे मामलात चल रहे हैं, जो केपी में हुकूमत गिराने के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, या पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सजाएं देने के हवाले से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर्स लीडरशिप के हवाले से जो जो जारियत इस मौजूदा रजीम चेंज के जरिए की जा रही है, हर पहलू से उसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो करना जरूरी और आगे का लाएअमल बनाना जरूरी। और हर एक ने उसमें खुल के बात की, खुल के अपना मौक़िफ़ दिया। इमरान खान साहब ने मुहर्रम के बाद तहरीक स्टार्ट करने का ऐलान दिया है, और मैं आपको वाज़ेह इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बता दूं कि इमरान खान साहब हुकूमती जो इस वक्त जो भी पार्टियां बैठी हुई हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए आमादा नहीं है। और ये गुज़श्ता मेरे साथ जो मुलाकात थी या उससे पहले भी मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर उन्होंने बार बार ये रिपीट किया कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। एक दफा उन्होंने ये विंडो खोली थी, क्योंकि ये कहते थे कि इमरान खान साहब तो टेबल पर बैठते ही नहीं है, लेकिन वो आपने देखा कि उस मुज़ाकरात वाले अमल के दौरान भी हमारे लोगों के घरों में छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा। तो इमरान खान समझते हैं कि जो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद अदालतें खत्म कर दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मिलिट्री ट्रायल जायज करार देने का फैसला, मुख्तलिफ सजाएं देने के फैसले, और जेल में सख्तियां बढ़ाना, हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद, हमारे 6 कारकुनान हेपेटाइटिस से जहां बाग हो गए, शहीद हो गए। तो ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, इसमें अब निकलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने इसलिए ये वाज़ेह कह दिया है कि तैयारी करें, और मुहर्रम के बाद आप देखेंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला उसमें तैयारी करके और लाएअमल आपके सामने आ जाएगा। हम एहतजाज इस तरह से करेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम होने तक इंशाअल्लाह ताला वो एहतजाज पुरअमन जो है वो अच्छा जारी पंजोता साहब, मसला कि आप छोटी ईद के बाद भी यही खबरें हमने सुनी थी। लिटरली मैं भी ये कह रहा था, छोटी ईद के बाद भी, बिल्कुल बड़ी ईद जाहिर के है, बाद बड़ी ईद के बाद भी, भी, अब मुहर्रम के बाद, इसके बाद क्या है वैसे? फिर सर्दियों के रबीउल बाद नहीं, सर्दियों के बाद, हाँ, सर्दियों के बाद या फिर गर्मियों के रबीउल अव्वल आ बाद जाएगा, फिर उसके बाद कहेंगे कि तहरीक शुरू होगी। तो ये कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, माजरत के साथ। और मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आला जो अली अमीन गनापुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक सोच और नजरिए का नाम है। आप समझते हैं कि ये नजरिया अब भी पार्टी के तमाम धड़ों में यकसा मजबूती से काम कर रहा है या फिर मौजूद है? क्योंकि हम जिस तरह से पहले बात कर रहे थे ना कि हर कोई अपनी अपनी स्टेटमेंट देता है, तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। इमरान खान साहब जो है ना, अली अमीन साहब के ऊपर एतमाद कर रहे हैं। उन्होंने उनको वज़ीर आला नामजद किया हुआ है। जब तक उनका एतमाद है उनके ऊपर, तमाम लोगों का उस राय से इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त यकजहती है वो बड़ी ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड लोग हैं, साफ़ियों के बेस के अंदर बैठे हैं या दीगर जगहों पर, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई को तोड़ा जा सके, लीडरशिप के हवाले से इस तरह से बदगुमानियां पैदा की जा सकें कि इमरान खान जेल में हैं और पीछे पीटीआई की लीडरशिप से लोग
दूर हो जाए, नफरत इतनी बढ़ जाए कि लोग जो हैं वो मुतनफर होकर तहरीक इंसाफ को छोड़ दें कि यहाँ तो देखें जी इमरान खान ने ऐसे लोगों को लगाया हुआ है, इमरान खान के फैसले गलत हैं, तो इस तरह की चीजें करके तो बददिल किया जाए। लेकिन देखें इमरान खान का एक वोट भी नहीं टूट पाया और ना टूट पाएगा, क्योंकि इमरान खान नजरिए का नाम है, एक सोच का नाम है। और इमरान खान का जो नजरिया है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो नजरिया था वही नजरिया है कि हम एक ऐसी रियासत, एक ऐसे मुल्क के अंदर हों जहां पर हम आजाद रह सकें, हमें तमाम हकूक हासिल हों, हमें बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो हमारे लिए अवेलेबल हों, हम अपनी मर्जी से रह सकें, हम अपने मर्जी से फैसले कर सकें, हम एक आजाद कौम हो। तो जो ये गुलाम कौम बनाने की कोशिश की जा रही है और गुलामी के तौक पहनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें बिल्कुल अवाम नहीं आएगी। और अवाम उसी लीडर के साथ खड़ी है जिसका नंबर जेल के अंदर कैदी नंबर 804 है। गॉट योर जिसमें पॉइंट अवाम ने पंजाब साहब, लेकिन एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लीजिएगा, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि आपके मुताबिक, आपकी जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक, अगर आपके जितने भी मुखालफिन हैं जिसमें करंट गवर्नमेंट भी आती है, बहुत सारी और पार्टीज भी हैं, वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर ये जो हालिया इस वक्त इंतशार पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, अलहदा ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अलीमा खान कुछ और बात कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर कुछ और बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर कुछ और बात कर रहे होते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ और बात कर रहे होते हैं, आप कुछ और इवन बात कर रहे होते हैं, फैसल चौधरी साहब कुछ और बात कर रहे होते हैं। सो ये ग्रुप्स को आप फिर किस नज़र से देखते हैं? अगर खान साहब की वजह से सारे एक दफ़ा मुत्तहिद हो जाएंगे, इत्तेहाद में वापस आ जाएंगे, तो देखिए मेरी नजर में तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। ग्रुप सिर्फ इमरान खान का एक दूसरे से इख्तलाफ जरूर हो सकता है। उस इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को लोग फॉलो करना छोड़ दें। बाकी जिस वक्त कप्तान कॉल देगा, कप्तान की तरफ से हदायत होगी कि ये करना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग करेंगे। और कारकुन जो है, वर्कर जो है, वो किसी और को फॉलो नहीं करता, सिर्फ इमरान खान को गलत फॉलो करता है, इमरान खान की सोच को फॉलो करता है। और कहीं पर अगर कोई ग्रुप बनाने का सोच भी रहा है तो उस ग्रुप का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वोट तो इमरान खान। बिल्कुल आप ठीक हैं कि सिर्फ एक इमरान खान ही हैं जो प्रिवेल करते हैं पार्टी में और उन्हीं की सोच और उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो जेल में कैद 5 PTI रहनुमा हैं, उन्होंने पार्टी को दरपेश जितने भी चैलेंजेस हैं, जितना भी जो कुछ भी बहरान है या आपस में आप लोगों की यूनिटी नहीं है, उस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो बताया वो मुज़ाकरात ही है। तो मुज़ाकरात तो पहले भी हुए थे, गवर्नमेंट आई थी, आप लोग भी आए थे, फिर ये डिले हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए आप ये कह दें। फिर कुछ बड़ी जो पार्टी के लीडर्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके हवाले से भी कहा जाता है, मतलब वो भी आए थे, वो कहते हैं कि मैं पार्टी में किसको सुनूं क्योंकि इस पार्टी में किसी की यकसुई नहीं है। तो इस हवाले से मुज़ाकरात क्या आप समझते हैं दोबारा से होंगे फिर? देखिए बात यह है कि इमरान खान मौजूदा जो ये फार्म 47 की हुकूमत है, इससे तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। और आसिम मुनीर साहब जब अमेरिका गए ट्रंप के कहने उस खाने के अंदर, तो आपने उसमें भी देखा कि उन्होंने, ट्रंप ने इतनी भी नहीं वो की कि इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी सिस्टम है और बेशक फार्म 47 के वजीर आजम हो तो उसको भी दावत दे ली जाए। तो पूरी दुनिया में पता है कि पाकिस्तान में इख्तियार किसके पास है। हम ये चाहते हैं कि तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर हैं। और इमरान खान ने भी बात की तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस वजह से की क्योंकि उनके पास इख्तियार है और इस मुल्क की खातिर बात करने की बात की। बाकी वो चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इमरान खान साहब को इनपुट देना चाहते हैं, उनका तजर्बा है, उनको मिलने की इजाजत दी जाए। उन्होंने अपने मैसेज के अंदर यही कहा है कि अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो हमारे पास फिर एहतजाज का ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो उनको मिलने की इजाजत दी जाए ताकि वो आकर खान साहब से बातचीत कर सकें, वो अपना इनपुट दे सकें। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इमरान खान फार्म 47 के साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। अच्छा। इस वक्त उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की भी बात नहीं की, उन्होंने एहतजाज की अमल दिया है। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि मुल्क की खातिर यानी एस्टेब्लिशमेंट में से कि बात इमरान खान करे तो वो इमरान खान अडयाला जेल में बैठे हैं, वो जाकर कर लें। और उसकी इमरान खान की तरफ से यही होगा कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, आज़ाद इलेक्शन हो, जमहूरियत आज़ाद हो, अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, 26वीं तरमीम वापस की जाए, पीका एक्ट जो है वो खत्म किया जाए और लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, रूल ऑफ लॉ कायम हो। तो उसमें ही, उस पैराग के अंदर ही बात करेंगे वो। क्योंकि इससे पहले कई दफा ये अप्रोच की गई कि इमरान खान अपने मौकफ से पीछे हट जाएं, माफी मांग लें, चुप करके बैठ जाएं, इस सेटअप को तस्लीम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर मुज़ाकरात ही जिस तरह आपके रहनुमा के बहरान का वाहिद हल है, तो फिर दोनों जानिब से मुसलसल हमें मज़ामत क्यों नजर आती है? वो भी आपको पसंद नहीं करते, आप भी उनको फार्म 47 वाली गवर्नमेंट कहते हैं। सो मुज़ाकरात ही करने हैं तो फिर इतनी ज्यादा बयानबाजी क्यों हो रही है?
देखिए, बात यह है कि बहरान जो है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम देख रही है, मुल्क के पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और जब से ये बिठाए गए हैं, आप देख लें, मेरे सामने पूरा फिगर पड़ा हुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया, जिस तरह इस टोले को बरजुमान किया गया, और जो महंगाई की सतह है वो शरह 28% से 1.6% लाने के दावेदार हुकूमत ने इस तरह से इस शरह को बढ़ाया कि अगर आप एक आटे की कीमत के ऊपर ही लगा लें तो 52% उसमें इजाफा हुआ है कीमत में, चावल में 95%, चीनी, बीफ, मटन, चिकन, दूध, अंडे, तमाम चीजों के अंदर इसी तरह। और पेट्रोल की कीमत आप देख लें कि 149 थी और आज 262 से भी ऊपर चली गई है, ये 300 के करीब पहुंचने वाली है। और सोने की कीमत देख लें, 3.5 लाख क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह से हर जगह पर आप चले जाएं तो आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है, गरीब आवाम है, उसके ऊपर ही बोझ बढ़ा है। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये सियासतदान हैं जो मोहल्लों में बैठे हुए हैं, इनकी तो जायदादें, इतने एसेट्स हैं और बाहर इन्होंने रखे हुए हैं, सारा पैसा बाहर ट्रांसफर किया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी सही, मिलें, बिल्कुल आप फैक्ट्रियां। नईम साहब ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बताएगा कि ऑपोजिशन के इस वक्त जो 26 सरकार है उनके खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस भी तैयार कर लिया है और सेक्रेटरी जनरल जो पंजाब असम्बली आमिर हबीब, उन्होंने रेफरेंस दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी रवाना कर दिया है। इस पर क्या आपकी राय है? अराकीन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने चोर को चोर कहा और उस चोर के कहने, उस चोरनी ने फिर उनको जिस तरह उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया, उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया तमाम हमारे MPs ने, और फिर उनको कमेटियों से निकाला जो कि गैर आईनी अमल है। और उसके बाद अब मुहर्रम के बाद सुन रहे हैं कि वो रेफरेंस उनके खिलाफ भेजना चाहते हैं। ये अवाम के वोट को एक फार्म 47 की हुकूमत मरियम महर शराफत से अपना हल्का हारी हुई है। तो हारे हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत के जरिए जो है इस तरह के हुक्मनामे, इस तरह के रेफरेंस भिजवा के, और फिर इलेक्शन कमीशन जो कि मिला हुआ है इस हुकूमत के साथ, उससे फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हर तरह से कोई भी अमल होगा उसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे, हम आवाज भी बुलंद करेंगे, हम हर सतह लेकिन पर सर उस ठीक है, मामले रेफरेंस को तो दायर होगा, लेकिन ये भी तो है पंजोता साहब के 26 अरकान के पंजाब असम्बली में दाखिले पर तो पाबंदी लगा दी गई है ना। मतलब ज्यादती तो हो रही है कहीं ना कहीं पे सूबाई असम्बली के मेंबरान से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखिए, बात यह है कि ये जो असम्बली अंदर अंदर बैठी हुई है, जितने भी 47 वाले हैं ये बैठे हुए हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये किसी पे पाबंदी लगा सकें, क्योंकि अवाम ने PTI को हुकूमत दी है पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, हर जगह पे। तो पहली बात ये रह गई। दूसरी बात ये रह गई है कि उन्होंने दाखिला बंद किया है। तो अहमद भच्चर साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ऐलान किया है और खान साहब ने उस के फैसले की बड़ी तारीफ की है कि बड़ा जबरदस्त ये फैसला किया है कि अब जो असम्बली होगी वो असल असम्बली जो है वो उस असम्बली के बाहर बैठी होगी। और जब तक हमारे तमाम MPs को अंदर नहीं जाने दिया जाता, जो 26 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल की है, तब तक वो असम्बली बाहर लगेगी। तो इस चीज से आप अपनी सोच, आप अपने किरदार को तो वाज़ेह करते हैं, अवाम देख रही है कि कौन हक पे है, कौन सच पे है, और अवाम सराह रही है कि बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया। जो चोर को चोर कहा और उसको तकलीफ हुई, जिसको सारा दिन इसी के अंदर वो रहती है कि उसकी तस्वीर हर जगह पर नजर आए, उसका नाम हर जगह पर नजर आए। वो जना इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी, उसका नाम चेंज करके उसने मरियम इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी रख लिया है। इसी तरह से तमाम क्लिनिक्स के ऊपर अपने नाम की तख्तियां लगवा रही है। 4-4 लाख रुपए की वो तख्ती लग रही है, हालांकि वो 15-20 हजार की भी नहीं होगी। तो हर जगह पे करप्शन भी की जा रही है, तख्तियां भी लगाई जा रही हैं। AC, DPO, DCO, पटवारी तक अपनी मर्जी के लगा रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं, नाजायज लोगों पर पर्चे दे रहे हैं, कत्ल गारत जारी है, मुकदमात के अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाकाम है और अवाम दुश्मन है, क्योंकि अवाम के वोटों से नहीं आई। वो जो दावे करते थे वो हिना और ये मरियम और इसके चाचा के जो वजीर आजम, जिस वजीर आजम के दौर के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका मतलब है कि वजीर आजम चोर है। तो पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने के ऊपर अब आप अपने आप को कहेंगे कि आप चोर हैं? आपने तो रातों रात 8 रुपए का बम गिरा दिया अवाम के ऊपर। नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर शर्म ही नहीं है। सही। पंजोता साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि अब पंजाब में जो सेहत के मराकज हैं उनको बंद करने पर PTI का क्या मौक़िफ़ है? देखें, सिर्फ हेल्थ मराकज ही नहीं,
तमाम स्कूलों को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बहुत सारों को कर दिया है। उससे एक तो जो सरप्लस है ना वो हो चुका है उन तमाम टीचर्स का, वो टीचर्स सारे बेरोजगार हो रहे हैं, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा ये है कि उसको प्राइवेटाइज करके एक दो किस्तें तो देंगे, उसके बाद ये करेंगे कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और ये सारा करने के पीछे वजह क्या? वजह ये है कि हुकूमत जो है इन बच्चों का, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका बोझ नहीं उठा सकती। ये हुकूमत के ऊपर बोझ है पाकिस्तान की। ठीक हो गया। सीनियर उन्होंने- रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ थे। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खवातीन रोजात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे क्रिकेट में क्या कुछ चल रहा है आजकल, क्योंकि बहुत अरसे पहले हमने छोड़ दी थी और बात नहीं की थी, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा कोई हैपनिंग नहीं थी। आज हम बात करेंगे क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में बढ़ती जो कशीदगी थी, उसके बावजूद एशिया कप 2025 को मनसूख करने की खबरों पर ब्रेक लग गया था। लेकिन अब ये ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई हैं कि एशिया कप 2025 का इवेंट मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई में अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि टूर्नामेंट 4 या 5 सितंबर से शुरू होगा, जबकि 7 सितंबर को दुबई में रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला भी होगा। और एशिया कप की जो मेज़बानी है भारत के पास है, लेकिन सियासी कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बायस बाहमी फैसले के तहत इवेंट को यूएई मुंतकिल किया गया। ताहम भारत मेज़बानी बरकरार रखेगा अब, और क्या कुछ मजीद मुश्किलात भी बढ़ा सकता है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑल द वे फ्रॉम कराची फैजान लखानी साहब मौजूद हैं। लखानी साहब, सबसे पहले तो इंडिया की जानिब से ये खबरें आ रही थी कि एशिया कप होगा ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उनके ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जो प्रेशर था, उस प्रेशर में एशिया कप करवाने का फैसला किया। कितना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की जानिब से एकदम से रिएक्शन आता था और जिसके तहत जो चीज़ वो चाहते थे वो हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ना पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और अल्टीमेटली एशिया कप हो रहा है और वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है। देखिए जी, एशिया कप तो होना ही था और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट एक हकीकत है और इसको कोई झुटा नहीं सकता। इंडियन मीडिया अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को के कंजम्पशन के लिए कभी कुछ बातें करता था, कभी कुछ बातें करता था। पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया पुल आउट कर जाएगा इस टूर्नामेंट से, फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम आईसीसी और एसीसी को लिखेंगे कि आइंदा मुस्तकबिल के इवेंट में पाक भारत मुकाबले ना कराए। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। अब इंडियन मीडिया ही कुछ तारीखें देने लग गया कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच सितंबर में खेले जाएंगे और एशिया कप में 3 मरतबा इन टीमों के मुकाबला होने का इम्कान है। देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस एक हकीकत है और इंडिया की जो इंडियन क्रिकेट की जो मार्केट वैल्यू है ना, उसका एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आता है। अगर इस चीज को माइनस कर दिया जाएगा तो फिर वो मार्केट वैल्यू क्रिकेट की काफी हद तक ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की मार्केट खराब होगी, बल्कि ग्लोबल क्रिकेट की मार्केट भी उससे खराब होगी। 2 बड़ी राइवलरीज क्रिकेट की बड़ी फॉलो की जाती है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया की, और एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की। अगर इन 2 राइवलरीज को आप माइनस कर दे क्रिकेट से, तो क्रिकेट की ग्लोबल ऑडियंस भी खराब होगी और क्रिकेट का जो रेवेन्यू है वो भी मुतासिर होगा। तो ये चीज तो कोई भी कुछ भी हो जाए, ये मुकाबले तो होने ही होने हैं। सही। अच्छा लखानी साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब क्या यूएई एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जैसे बड़े इवेंट्स के लिए आप ये कहें कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए तैयार हो चुका है या बन चुका है? देखिए, इससे पहले भी यूएई ने एशिया कप के मैचेस होस्ट किए हैं और ये क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दोनों मुल्कों में एक दूसरे को टूर ना करने की या एक दूसरे को होस्ट ना करने की जो बातें हैं, उसके पेश नजर ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये फैसला कर लिया था कि जब क्योंकि ये रोटेशन बेस्ड होती है एशिया कप की मेजबानी, तो उन दोनों मुल्क ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला कर लिया था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बारी आएगी एशिया कप होस्ट करने की, तो ये न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। पिछले साल आपने देखा था कि किस तरह हाइब्रिड मॉडल की एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया था और उसमें कितना क्यास हुआ था और तमाम टीमों को ही उसका नुकसान होता। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एक तरह से उसका नुकसान ही हुआ था कि इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ गई। तो बेहतर अब ये एक फॉर्मूला निकला था कि पाकिस्तान और इंडिया जब अपनी उनकी बारी होगी, वो अपने एशिया कप के इवेंट्स जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे। और यूएई एक अच्छा वेन्यू है, वहां पे दोनों मुल्कों के फैंस भी आ सकते हैं और ऑलरेडी वहां पे बसते भी है दोनों मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदे शहरी, तो वहां पे एक अच्छा इवेंट हमेशा हो सकता है।
ठीक हो गया। अच्छा लखानी साहब, आप क्योंकि अरसा दराज से कवर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जाके आपने क्रिकेट कवर की है, लास्ट अगर 3-4 साल की बात की जाए, स्पेशली 2022 के बाद की, पाकिस्तानी टीम उस फॉर्म में नहीं है। हम जब भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे तो बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा, कोई पाकिस्तान मुकाबला करने की सलाहियत रखता है? क्योंकि पिछले 3-4 साल में तो पाकिस्तान 120 रन भी उस तरह से नहीं बना सका जो भारत की जानिब से हमें अमेरिका में भी दिए गए थे। देखिए वो वहां पे कंडीशंस थोड़ी डिफिकल्टी, और हम उस ट्रिकी कंडीशंस को हम नहीं समझ सके थे। अगर वहां पे रिजवान वो आराम से बुमराह का ओवर निकाल देते वो एक, तो उसके बाद फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। वो हम अपनी गलतियों से ही मैचेस आ रहे हैं, बट स्किल वाइज पाकिस्तान की टीम कम नहीं, और अच्छा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला हो सकता है। गो के माजी में भी हम अगर जिस तरह अगर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था, जो हम इंडिया से बहुत करीब आके मारे, अगर उस मैच से अगर आप विराट कोहली की वो हीरोइक को आप माइनस करें तो वो मैच भी हमारे हाथ में था। वो जिस तरह कोहली ने वो मैच खेला तो वो आउटस्टैंडिंग गेम था, वरना भी बड़ा क्लोज मैच हुआ था। उससे पहले हम यूएई में इंडिया को T20 का मैच हरा चुके हैं, तो मुकाबला जरूर तगड़ा होगा और एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। और जिस तरह अब नया ब्लड पाकिस्तान टीम में धीरे धीरे इंजेक्ट किया जा रहा है, जो यंगस्टर्स है, जो फायर पावर्स रखते हैं T20 क्रिकेट, क्योंकि एशिया कप भी T20 फॉर्मेट बना, तो जो यंग ब्लड हमारा T20 का फायर पावर रखता है, वो एक अच्छा सरप्राइजिंग पैकेज साबित होगा हमारे लिए। सही। अच्छा फैजान साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब ये सारी सूरत हाल के बाद क्या हम यही समझें कि पाक भारत के जितने भी क्रिकेट मैचेस हैं ये सिर्फ एक दुश्मनी की अलामत है, या फिर इनके अब ताल्लुकात बहाल भी होंगे, कभी ताल्लुकात की बहाली का जरिया भी बनेगा? देखिए माजी में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल की गई थी, और मेरी हमेशा ये एक ओपिनियन रही है कि क्रिकेट दोनों मुल्कों, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इनफैक्ट, ये दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक अहम एलिमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये वो चीज है जहां से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डेवलप हो सकता है। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी तो इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे, इंडिया के फैंस पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखेंगे, वो यहाँ के लोगों से मिलेंगे। या जब पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी, जब हम इंडिया जाते हैं, लास्ट भी जब वर्ल्ड कप के लिए हम इंडिया गए थे, अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली थी। ऑफ कोर्स जो हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, जो पॉलिटिकल अपनी उनकी एक एजेंडा होते हैं, वो नफरतों की बात करते रहते हैं, बट आम लोगों से जितनी मेरी मुलाकात हुई है या कुछ सहाफियों से जितनी मेरी मुलाकात रही है, वो बड़ा अच्छा मेरा उनसे बड़ा कॉर्डियल ताल्लुक है। तो जब लोगों का एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा तो ये फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या नफरतें ये ऑटोमेटिकली कम होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहां का राइट विंग है वो ये चीजें नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो। पाकिस्तान से तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं होती, ना पाकिस्तान में एंटी इंडिया आप ये कह लें कि नारे लगते हैं, ना हम ये कहते हैं कि इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमने तो हमेशा पॉजिटिविटी की, दोस्ती की, भाईचारे की बात की। ये हमेशा इंडियन राइट विंग की जानिब से ये बातें आती, तो जब तक इंडियन राइट विंग नहीं चाहेगा ये चीजें नहीं हो सकती। बट मेरी नजर में क्रिकेट एक दोनों मुल्कों के बीच में अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बन सकता है। ठीक हो गया। लखानी साहब, आपने यंग गन्स की बात की कि यंग गन्स पाकिस्तान को एशिया कप में भी काफ़ी अच्छा करते हुए आप उनको देख रहे हैं, लेकिन यंग गन्स जो इस वक्त इंडिया की इंग्लैंड में खेल रही हैं, आप वो मैचेस भी देखते होंगे लाजमी तौर पे, वो जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का फैक्टर था कि उनके बगैर इंडिया की टीम बैठ जाएगी, उस तरह से नहीं हुआ। ठीक है, एक टेस्ट मैच वो हार चुके हैं, लेकिन वो भी बड़े बेयर मिनिमम टारगेट से वो आ रहे हैं, मार्जिन से वो आ रहे हैं। सो उनकी भी यंग गन्स कोई कम नहीं लग रही मुझे, और उनकी टीम अभी तीनों फॉर्मेट्स में बड़ी कंप्लीट लग रही है। देखिए इंडिया की टीम अच्छी है तीनों फॉर्मेट में और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और देखिए इंडिया का जो बेंच है वो बड़ा जबरदस्त है, और इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया एक साथ 2-3 टीमें ऐसी खड़ी कर सकता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकती है, तीनों फॉर्मेट की अलग अलग एक्सक्लूसिव टीमें वो बना सकता है। इसकी वजह यह है कि वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा काम करते हैं, और जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ होती है उनके भी वो बड़े टूर्स करा रहे होते हैं। वो अपनी ए टीम के मुसलसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स करा रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका के टूर्स करा रहे होते हैं, वो अपनी अंडर 19 टीम के टूर्स करा रहे होते हैं। तो इससे ही आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं, आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप बेहतर करते हैं, उससे आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं। अगर हम भी यही करें, पाकिस्तान की शाहिद की टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है अगस्त में, बट वहां पे वो कम्पीट करेगी क्लब्स की टीम के साथ या वहां की डोमेस्टिक टीम के साथ। अगर पाकिस्तान की शाहिद ऑस्ट्रेलिया जा रही है, पाकिस्तान ए टीम जिसको हम कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो उसको वहां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ए के साथ
होना चाहिए, वहाँ कम्पिटिटिव क्रिकेट थोड़ा अच्छे लेवल की कंपटीशन होनी चाहिए, तो उससे प्लेयर डेवलपमेंट में फायदा होता है। आप जितने अच्छा कंपीट करेंगे, जितने अच्छे अपोनेंट से आप मुस्तकिल खेलते रहेंगे, उतना ही आपके गेम में निखार आएगा। तो ये चीज हमें भी करने की जरूरत है। अंडर-19, अंडर-23 और A टीम के जितने हम मैक्सिमम सेना कंट्री के टूर्स कराएंगे, उससे हमारी क्रिकेट डेवलप होगी। बिल्कुल, आपने ठीक बात की है कि अब कुछ चेंजेस भी करने की जरूरत है। अच्छा फैजान साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब भारत एशिया कप की जो मेजबानी का इरादा रखता है या नहीं रखता है, इस हवाले से एशियन काउंसिल ने भी वजाहत मांगी है, तो ये क्या माजरा है? नहीं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये उनसे पूछा था कि आप हमें एक फाइनल अब बता दें कि आप किस जगह आप होस्ट करना चाहते हैं। देखिए, होस्टिंग की बारी तो इंडिया की ही है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, एक चीज जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक चीज उसको इम्प्लीमेंट करने के लिखत पढ़त में लाने की जरूरत होती है ताकि तमाम कार्रवाई को ऑफिशियल किया जा सके। तो ये उसका पार्ट था। ये इतनी कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है जो इंडियन मीडिया ने बड़ा इसको शोशा किया था कि ACC ने खत लिख दिया है। वो नॉर्मल एक प्रोसीजरल काम था। ठीक हो गया। फैजान साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक म्यूजिकल चेयर चल रही है। अजहर महमूद साहब 15 दिन के ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। सो वही चेहरे आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के रिजीम में। क्या कोई बाहर से शख्स नहीं आ सकता? वही वहाब रियाज, आकिब जावेद, अजहर महमूद ही पाकिस्तान टीम की बागडोर संभालेंगे? यार एक आया है ना बाहर से, अब माइक हसन को काम करने दें, देखते हैं वो किस तरह चलते हैं, माइक हसन किस तरह काम करते हैं। देखिए, अजहर महमूद ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी कॉन्ट्रैक्ट को यूटिलाइज कर रहा है कि रेड बॉल के साथ उनको लगाया जाए। बट आने वाले दिनों में आप रेड बॉल की मैनेजमेंट में भी दूसरे नाम देख सकते हैं, और ट्रेनर्स और स्पेशलाइज्ड कोचेस जो रेड बॉल टीम के साथ भी लगेंगे, उनमें भी आप कुछ बाहर के नाम भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। फैजान लखानी साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे और जो कुछ अभी इस वक्त इंडिया कर रहा है या करना चाह रहा है या लगता है उस मुतल्लिक बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होती है, फिर बात करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने रफ्तार, हौसले और हिम्मत की नई तारीफ लिखी है। पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स प्रो लाइसेंस की हामिल हैं। फार्मूला 4 की रेसिंग में दुनिया को हैरान करने के बाद अब फार्मूला 3 की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान में पैदा हुई, सऊदी अरब में पली बढ़ी। आज हम मिलेंगे अर्शिया अख्तर से। जी हाँ, अर्शिया ने मैं ज्वाइन कर लिया। अर्शिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि आप जिस तरह से सऊदिया में पली बढ़ी हैं, फिर रफ्तार से भी आपको इश्क हो गया, मुझे ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, किस तरह से ये सफ़र शुरू किया आपने? पहली बात आई थिंक कि सऊदी अरब में बड़े होना एक हर्डल एंड अ पुश एट द सेम टाइम था। आपको किसी चीज से अगर मना किया जाता है तो फिर आप क्यूरियोसिटी डेवलप करते हो उसके लिए, राइट? दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। तो सऊदी अरब में तो ड्राइविंग नहीं अलाउड थी, तो हम लोग जिस दिन कोई नहीं karting ट्रैक पे जाता था तो हम लोग चले जाते थे karting करने। फिर यूएस आकर जब मुझे ज्यादा karting करने का और फिर रेसिंग वर्ल्ड में जाने का मौका मिला, तो इट्स बीन लाइक फुल ऑन। ठीक हो गया। और अर्शिया, व्हाट्स अबाउट द जर्नी, हाउ डिफिकल्ट दैट वाज? क्योंकि जब भी किसी खातून के लिए कोई जर्नी होती है जो कि किसी मर्दाना खेल में हो, जो कि मेनली मेल डोमिनेटेड हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, फैमिली से लेनी पड़ती हैं, माशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपकी ये कहानी में कुछ इस तरह की मुश्किलात हैं? जी, आई मीन आज से कि जितनी भी फीमेल्स होंगी, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स, नॉट सारी मगर मेजॉरिटी हैव फेल्ट लाइक सिमिलर इश्यूज। आपको स्टार्ट से ही मतलब कहा जाता है कि आप कर दोगे, ये श्योर हो। फिर इन्वायरमेंट जैसे आपने कहा है कि मेल डोमिनेटेड होती है, तो फिर उससे भी थोड़ी सी रिजर्वेशंस आती हैं, स्पेशली हमारे कल्चर के थ्रू। फिर सेकेंडली आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे हमेशा क्वेश्चन किया जाता है, आपकी कैपेबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। मगर आई कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग मदर, मैंने उनको हमेशा पुश करते हुए देखा है, तो वही चीज़ that's what I look into. Exactly, और पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है अर्शिया। इससे वैसे ही करेज इंसान का डेवलप हो जाता है। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है FIA का प्रो लाइसेंस जिसकी हमने इंट्रो में बात की थी, वो लेना भी कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए भी तो आपने बहुत से चैलेंजेस को अबूर किया होगा।
जी, तो पहली तो बात ये है ना कि मैं किसी रेसिंग फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। मैं बिल्कुल लाइक हम्बल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी मदर डॉक्टर हैं, बाबा इंजीनियर हैं, तो वेरी साइंस ओरिएंटेड जिसे कहते हैं। और कोई गाइडेंस नहीं अवेलेबल थी, कोई पाथवे क्लियर नहीं था। तो काइंड ऑफ फाइंडिंग आउट कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आई थिंक कि वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो वही चीज़ अब मैं दूसरों के लिए आगे आसान करना चाहती हूँ फॉर नाउ, और दैट्स व्हाट आई डू डेली बेसिस पे। जो भी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उनकी क्वेश्चंस आंसर करना जितनी हद तक मैं कर सक रही हूँ आजकल, गिविंग आउट नॉलेज। ठीक हो गया। और ये भी अर्शिया बताइएगा, जो गज़ल का सवाल था वो वहीं पे रह गया कि लाइसेंस किस तरह से हासिल होता है, किन मराइल से हासिल होता है, वो तो हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी सो फॉर टू गेट दैट लाइसेंस आपको पहले लोअर लेवल फार्मूला कार्स में करना होता है, और उसके लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि हॉर्स पावर टू कार वेट की रेशियो में सर्टेन होती है डिविजन लाइक 2 to 3 या 3 to 4 रेशियोज। एंड देन आप सर्टेन स्पीड्स पे और सर्टेन टाइम्स का आपको चैलेंज दिया जाता है। आपकी पेनल्टीज कितनी है, दैट्स अ बिग फैक्टर। आप ये नहीं हो कि आप 10 रेसेस कर रहे हो तो आपको इनमें से 8 में आपके पास पेनल्टीज हैं। और फिर सर्टेन नंबर ऑफ चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेना होता है, और 10 टॉप पर्सन में कम्पीट करना होता है। सही। अच्छा अर्शिया, ये बताएं, हम फार्मूला 4 की बात कर रहे हैं, फार्मूला 3 का भी जिक्र हम कर रहे थे, उसके हवाले से भी अब तैयारी कर रही हैं, कैसे कितना डिफरेंस है इन लेवल्स में? I'd say that Formula 4 is first like basic foundation of professional Formula racing, right? कि वहाँ से start होती है। उससे जो लोग होती है सारी, those are semi professionals basically। और Formula 3 it's very intense, क्योंकि at that point आपकी कार की horse power double हो जाती है Formula 4 के through। ब्रेकिंग पूरी चेंज हो जाती है। जो कार है it becomes really finicky basically। ये थोड़ा सा इनपुट दो तो काफी ज्यादा रिएक्ट करती है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट कार, काइंड ऑफ वर्किंग विद इट, और दोनों में साइड बाय साइड ट्रेन करना, आज से के सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। ठीक हो गया। और पाकिस्तान जैसे मुल्क की अगर बात की जाए अर्शिया, तो यहाँ पे भी मोटर स्पोर्ट्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। तो आप जब आगे बढ़ेंगी तो साथ साथ कोई सऊदीया या पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जहन में कि यहाँ पे इस खेल को किस तरह से हम आगे लेके जा सकते हैं? No, thank you for bringing up this question. Actually, मैं actively, reach out कर रही हूँ towards like कि circuit racing कैसे हम पाकिस्तान में develop कर सकते हैं, as well as जो Formula teams हैं universities में, मैं उनको भी खुद से reach out कर रही हूँ at this point, कि मैं उनके साथ कैसे काम कर सकती हूँ। तो I'm trying to figure that out. बाकी I'd say कि पाकिस्तान में interest है, अवेयरनेस नहीं है और एक्सेसिबिलिटी नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। सही। तो अर्शिया, क्या आप इस लेवल पर भी काम कर रही हैं या फिर करना चाहती हैं कि लोगों को या फिर उन नौजवानों को और स्पेशली लड़कियों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए? जी बिल्कुल। तो मैं यूएस में ऑलरेडी यहाँ पे फीमेल्स के ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ, मगर दैट इज बिकॉज कि मैं अपनी नॉलेज बिल्ड करना चाहती हूँ कि कैसे करते हैं, कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आप मेंटर करना भी चाहते हो तो पहले आपको खुद सीखना होता है कि कैसे मेंटर करना है। मगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह आई हैव कपल प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया। अब अर्शिया, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो फार्मूला रेसिंग की बात होती है, 4 की है या फिर 3 की है, ये खेल भी एक्सपेंसिव खेल है, या फिर क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है स्पॉन्सर्स ना हो तो फिर आप वो गाड़ी कैसे अफोर्ड करेंगे? लाइसेंसिंग के प्रोसेस बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल। तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हिस्सा रखती हूँ ताल्लुक, तो इस वक्त हम अपनी पूरी सैलरी लगा रही हूँ इस पे। मगर वही है कि जी पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है, आपको अपनी ड्रीम्स बिल्ड करनी होती है, उसके लिए कर दो। मगर एट दिस पॉइंट आई वुड से कि मेरे पास सीट्स अवेलेबल है, मतलब कि मैंने क्वालिफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। सबसे बड़ी हर्डल जो मैं इस वक्त फेस कर रही हूँ इज स्पॉन्सरशिप्स, इज that monetary support. So hopefully, reaching out to different companies, hopefully, there will be some support out there. बिल्कुल अर्शिया, हम हमेशा से बात करते हैं कि आप जैसे जो लोग होते हैं, यू पीपल आर द पावरफुल एग्जाम्पल फॉर दोज हु वांट टू एंटर इन दिस फील्ड। और इसके साथ साथ आप लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि इस जो खेल अभी आपका है, जिस पर आप वर्क भी कर रही हैं, अगले कुछ सालों में क्या इसकी मज़ीद एक्सेप्टेंस होगी नौजवानों में, या फिर अभी भी है, किस लेवल तक है? अच्छा, डेफिनेटली अभी भी है।
मगर आई थिंक कि वो वी आर एट दैट पोजीशन कि कि हमें ड्रीम करना अलाउड नहीं है बेसिकली, कि आप ख्वाब देखने के लिए भी तो आगे से कुछ होना चाहिए ना, आगे से लाइक इमेजिनेशन के लिए भी कुछ होना चाहिए होता है फाउंडेशन। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा मसला है। मगर मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तानी काफी पीपल आर गेटिंग इनटू मोटर स्पोर्ट्स, सिर्फ रेसिंग साइड पर नहीं बट आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंटशिप, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ their venues to get into racing and to represent Pakistan in motorsports, right, at an international level. आप मार्शलिंग कर सकते हो, आप स्टूडेंटशिप कर सकते हो, जिसके लिए काफ़ी इजी एंट्री होती है, तो उसकी भी अवेयरनेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो आई सी के आज से के नेक्स्ट 10 years में विल बी इन अ मच बेटर प्लेस इंशाल्लाह। अच्छा अर्शी, हमारे साथ बहुत सारे बॉक्सर्स भी आते हैं हमारे पास, तो उनको भी यही गिला होता है। मैं आपसे भी वो सवाल करूंगा कि वो जब पाकिस्तान का फ्लैग लगाते हैं, पाकिस्तान का टैग अपने साथ लगाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पॉन्सरशिप उस तरह से अट्रैक्ट नहीं होती है, स्पॉन्सर्स उनका साथ नहीं देते हैं। सेम इज़ द केस विद यू, या फिर आपको भी स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, या फिर आप अगर यूएस की जानिब से या फिर सऊदीया की जानिब से खेलें तो स्पॉन्सर्स किसी और हिसाब से आपको मिलेंगे? नहीं, ये मसला मुझे भी अभी अच्छा खासा फेस हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई सेड कि इस वक्त आई एम एट दैट लेवल। अगर मैं स्टेप्स की आपको थोड़ा सा जस्ट टू कम बैक अ लिटिल बिट, बेसिकली जो ट्रेडिशनल राउट्स होते हैं, डिफरेंट राउट्स होते हैं, तो फार्मूला 4, 3 या फिर F1 अकेडमी या फार्मूला रीजनल्स होते हैं। तो अगर मुझे F1 अकेडमी में जाना है तो उसके लिए जो उससे पहला स्टेप है, उसके पास मेरे पास सीट है, पर अगेन फाइनेंशियल इश्यूज हैं, राइट। और वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तानी फ्लैग को इज व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग, तो दोनों दूसरे कंट्रीज यूएस हो या फिर, क्योंकि मैं सिर्फ यूएस में रेस नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ रेस कर रही हूँ, हमारे साथ यूरोपियन ड्राइवर्स भी रेस कर रहे होते हैं। तो वही मसला आ रहा है कि बाकी कंट्रीज क्यों सपोर्ट करेंगे अगर मैं उनके फ्लैग के अंडर नहीं रेस कर रही, या वहाँ की लोकल कंपनीज क्यों सपोर्ट करेंगी उस तरफ से। सही। अच्छा अर्शिया, अब ये बातें तो हमने कर ली हैं कि कितने मसाइल होते हैं, कितने चैलेंजेस होते हैं और फिर कितने फंड्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ एक खुशी भी होती है जब आप किसी लेवल पर जाती हैं और फिर आपको ये कहकर बुलाया जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं और आपने ये चीज़, ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। कैसी फीलिंग्स होती हैं उस वक्त आपकी? 100%। अभी मेरी जो लास्ट रेस हुई है तो इतने सारे लाइक देयर वर 30 ड्राइवर्स मेरे साथ रेस कर रहे थे, एंड देन व्हेन दे प्रेजेंटेड के देन देयर इज अर्शिया जो पाकिस्तान से है एंड दैट्स हर नेटिव कंट्री, और वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो इट वाज गुड टू हियर कि मैं इंटरएक्स पे जाके दूसरी तरफ से भी लाइक एज अ स्टूवर्ड और रेस ऑपरेशंस में भी काम करती हूँ, एंड वी डू नॉट हियर पाकिस्तान का नाम कभी भी। तो इट जस्ट फेल्ट I'd say कि a relief almost कि हम भी यहाँ पर आ गए। बिल्कुल अर्शिया, और मुझे ये बताइएगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप पाकिस्तान में इस गेम को किस तरह से एलिवेट कर सकते हैं। मेरे जहन में कुछ और सवाल भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पास वक्त भी है, कि पाकिस्तान में उस तरह से अभी तक ट्रैक्स भी नहीं हैं कि जो रेसिंग के ट्रैक्स होते हैं, फिर उस तरह का आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। सो इसको किस तरह से हम कमर्शियल आस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, स्पॉन्सर्स को यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि ये गेम तो दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि जिस तरह की बड़े बड़े गेम्स की व्यूअरशिप होती है, इस तरह की इस गेम की व्यूअरशिप होती है। अभी जो मेरी लास्ट रेस थी उस पे 65,000 लाइव अटेंडेंस थे, राइट। तो दोज आर द पीपल जिन्होंने टिकट देकर अटेंडेंस दी है इन पर्सन। तो यस, एंड दैट्स नॉट इवन एट लाइक द वर्ल्ड चैंपियनशिप, दैट्स नॉट F1, दैट्स वेयर आई एम एट। तो यस, पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो आपका क्वेश्चन है कि अभी हमारे पास कार्टिंग ट्रैक्स हैं, इट्स ईजी टू कन्वर्ट वहाँ ऑनवर्ड्स। लाइक हमारे पास फाउंडेशन नहीं है, हमारे पास ऑटोक्रॉस है, हमारे पास रैली रेसर्स हैं जो काफ़ी हर्डल्स से ऑलरेडी यूज्ड टू होते हैं, एंड दे नो दे हैव दैट रेसिंग टेक्निक। हमारे पास ड्रैग रेसर्स हैं, ड्रिफ्टर्स हैं that understand like car control and all of that. So talent is not being the issue right now. The issue is infrastructure. तो उसके लिए I would say कि हमें it's about time कि हम proper motorsport federation with government body establish कर सकें, जैसे कि बाकी sports की भी है। अर्शिया, लास्टली मुझे ये बताएगा, what are your goals for the next few years in racing? मेरे personal goals, well, for now, like fingers crossed, अगर फंडिंग का थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाता है तो this year inshallah I'll be in Formula Regionals and next step will be F1 Academy. ठीक हो गया अर्शिया, थैंक यू सो मच हुजानीगस, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शिया हमारे साथ मौजूद थी जो कि फॉर्मूला रेसर भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी
कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे एक और होनहार तालिबा से जो कम उम्र समाजी कारकुन अलीना अजहर हैं, जिन्होंने मुल्क का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया। और अलीना जो आपको ये कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। और ये एजाज़ ने सिर्फ आप ये कहें कि उन्हें आलमी तंजीम वॉइस फॉर राइट्स की जानिब से उनकी गैर मामूली समाजी खिदमात और जितने भी पिसे हुए तबकात होते हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने के आज़म के एतराफ़ में दिया गया। और अलीना अजहर ने महज 11 साल की उम्र में फलाही खिदमात का आगाज़ किया और अलीना को उनकी असर अंगेज़ खिदमात के सिले में उन्हें 2019 में भी मारूफ लेडी डियाना अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और उन्हें ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और लिटिल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी 25 अंडर 25 की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स अलीना की, उसी से हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो एबीएन न्यूज़ से बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सिर्फ 11 साल की उम्र में फलाई सफ़र का आगाज़ और अब इतने सारे अवार्ड, ये जज्बा कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड मैं बहुत छोटी थी, जैसे भी आपने जिक्र किया, 11 साल की जब मैंने अपना काम शुरू किया था 2010 में, जब सैलाब आए थे पाकिस्तान में, बहुत बुरे फ्लड्स हिट किए थे। एंड बस वो ऐसा टाइम था कि वो काम मैंने एक दफ़ा शुरू किया तो मुझे बहुत शौक हो गया था। आई वॉज वेरी मूव टूवर्ड्स फंड रेजिंग एंड सोशल वर्क एक्सेट्रा। तो इसीलिए मैं उसके बाद से कभी रोका नहीं था ये काम। आई जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग। एंड फिर उसके बाद मेरे बाबा की डेथ हो गई थी 2016 में, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मूव हो गई थी इस काम की तरफ। एंड इट वाज अ टाइम जब मुझे कोई भी चीज़ से सुकून नहीं मिलता था, बट दिस वाज समथिंग जो मैं करती थी तो मुझे बहुत सुकून फील होता था। एंड देन करते करते मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली आस्ट्रा के नाम से। एंड देन उसके बाद में टर्की आई इतना अंडरग्रेड करने के लिए, तो मैंने आस्ट्रा का काम यहाँ पर भी शुरू कर दिया, आस्ट्रा टर्की के नाम से। एंड बस फिर अवार्ड्स और रिकग्निशन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। बिल्कुल अलीना, जैसे हम जिक्र करें ना, बहुत छोटी एज थी और आपने भी अपना जर्नी सारा बताया है, लेकिन ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में तो फिर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स डिड यू फेस? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पता है कि एक तो पहली बात ये होती है कि ठीक है मैं स्कूल की तरफ से करती थी और खुद भी करती थी, लेकिन अब जैसे मैं विमेन हाइजीन के ऊपर काम करती हूँ, या जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो गिव अप कर देते हैं इलीगल मीन्स से अर्न करना, मैं उनके लिए छोटा बिजनेस सेटअप किया है ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो आपको इर्द गिर्द से जो लोग होते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ आउटसाइड नॉइज, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अभी भी विमेन हाइजीन के ऊपर बात करना इज सीन एज समथिंग इनअप्रोप्रिएट, हालांकि वो किसी की हेल्थ के बारे में बात है। आपको पता ही नहीं कि उनकी हेल्थ के ऊपर कितने डिजास्टर्स रिजल्ट्स हैं एंड वो कितने ज्यादा अनअवेयर है इस चीज के बारे में। सो इस तरह की चीजें होती हैं। डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ आउटसाइड नॉइज कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर ट्रांसजेंडर्स के बारे में जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं कि ये तो कभी भी नहीं इस तरफ आएंगे, कभी भी ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सो इस तरह की चीजें होती हैं। बट अगर आपका एक पर्पस होता है तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज बिलीव इन दैट, एंड दैट आई हैड टू डू। बिल्कुल ऐसी अलीना, और आपको अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस का अवार्ड मिला। ये अवार्ड जब मिला तो फीलिंग्स क्या थी, और स्पेशली जब आपको अवार्ड मिलता है तो पूरा पाकिस्तान भी उसको चीयर करता है बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो कैसा महसूस कर रही थी? आई थिंक कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात, जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है वो इसलिए नहीं होती कि मुझे मिला, बट इट्स बिकॉज कि मैं किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी के लिए हम लोग बहुत रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट से निकले थे अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, एंड आई ऑलवेज सी कि पाकिस्तान का बहुत फेक इमेज है दुनिया के अंदर। मुझसे इस तरह बहुत लोगों ने, मैं यूएस में स्टूडेंट थी तो पूछा था कि तुम पाकिस्तान से एक लड़की आई हो, तुम पढ़ कैसे रही हो, एंड आई वुड टेल देम कि ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं कुछ एरियाज के अंदर, बट दिस इज नॉट ऑल व्हाट पाकिस्तान इज अबाउट। एंड जब मुझे ये अवार्ड मिल रहा था तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं यूनाइटेड नेशंस जैसी एक जगह पर खड़ी हूँ एंड इन फ्रंट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैं उनको खड़े होकर ये बात बोल सक रही हूँ कि आई एम द ग्लोबल एडवोकेट ऑफ पीस बिकॉज आई बिलोंग टू अ नेशन दैट वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान इज नॉट जैसे आप लोग देखते हैं, बल्कि वी आर पाकिस्तान।
सही। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं, अभी आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र कर रही थी, तो हाउ डू यू इन्वॉल्व द अदर यंग पीपल इन योर प्रोजेक्ट्स? As we mentioned earlier as well कि I was 11 years of age जब मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे स्कूल के अंदर मेरे जितने भी सराउंडिंग्स के अंदर जो मेरे जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, मेरे बैचमेट्स वगैरह, जितने भी मेरी एज के लोग थे, या इवन फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, उन सबको पता था कि मैं ये काम करती हूँ। तो वो एक ट्रस्ट वाली भी चीज़ नहीं थी, कि एनजीओ है किसी की तो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वेरीफाइड है कि नहीं है। सो इसीलिए लाइक देयर हैव ऑलवेज बीन अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड फिर डेफिनेटली क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, तो आई कैन गाइड देम। आप किसी भी फील्ड में काम करते जाते हैं तो आपको चीज़ों के बारे में पता चलता जाता है। तो जब भी लाइक इस तरह की यंग बच्चे खुद से आते हैं, द गुड थिंग इज कि दे कम देमसेल्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, टू वॉलंटियर और टू हेल्प इन व्हाटएवर वे पॉसिबल, और टू सीक गाइडेंस। सो यस, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उनको ठीक तरह से गाइड करूँ, या अगर मैं उनको अपनी टीम का एक पार्ट बना रही हूँ तो वो सीखें भी साथ। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइएगा, लेट्स टॉक अबाउट आसरा। सो आसरा से आपका ये सफ़र स्टार्ट हुआ, आसरा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। सो मेन गोल्स क्या हैं और आसरा कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी? जी, मेरा जो जर्नी थी वो स्कूल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके 6 इयर्स बाद मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, आस्था पाकिस्तान के नाम से। एंड इसका एक मेन प्रोजेक्ट जो है वो वुमेन हाइजीन के अंदर है। जो शांति टाउन्स और स्लम एरियाज के अंदर खवातीन रहती हैं, उनको इतना शो नहीं होता अपनी मंथली साइकिल के बारे में, तो मैं उन स्लम्स एरिया वगैरह में जाकर उनको सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मंथली। एंड उसके अलावा जो भी सारे सेमिनार्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में, वो उनको देती हूँ कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। एंड उसके अलावा एक ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर्स है जिन्होंने कोई भी और मीन्स जो है जो कि अच्छे नहीं समझे जाते, उनको गिव अप करके दे वांट टू अर्न रिस्पेक्टफुली एज फॉर देमसेल्व्स। तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा स्विंग बिजनेस जो है, टेलरिंग बिजनेस है, वो स्टार्ट की है। एंड बाकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल बच्चों की जो सेमेस्टर फ़ी होती है या मंथली फ़ी होती है, वो जो है स्पॉन्सर की हुई है। एंड कुछ ऐसे सफ़ेद पोश घराने हैं जिनका मंथली राशन, या बहुत बूढ़े हैं कुछ उसके अंदर बुजुर्ग, तो उनकी दवाइयाँ वगैरह स्पॉन्सर की। और बाकी आपको पता है कि कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो अब्रप्टली लाइक सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोविड होता है, नेचुरल हैजर्ड, कोई फ्लड वगैरह होता है, तो उसके अंदर फंड रेजिंग वगैरह करके उनको जो भी होती है अमवात वो डिलीवर करती हूँ। और बाकी उसके अलावा जो स्लम्स के अंदर लोग रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, या कुछ भी, या किसी भी त्यौहार से पहले वहाँ पर लाइक स्लम ड्राइव्स वगैरह मैं कंडक्ट कराती हूँ। एंड बाकी मुझे डाना अवार्ड जो मिला था 2019 में, तो उनका एक बहुत बड़ा लाइक एक एंटी बुलिंग सेगमेंट है, जिससे लाइक मैंने ये वर्कशॉप्स अटेंड की थी। एंड देन पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स के अंदर जाकर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर लाइक मेरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो सारे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात करती हैं। एंड देन मूविंग टू टर्की, आस्था टर्की के अंदर यहाँ पर जो सीरियन रिफ्यूजीज होते हैं उनकी फैमिलीज को मंथली राशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम जो है वो मैं आस्था टर्की के अंदर कर रही हूँ। सही हो गया। अच्छा अलीना, हम पहले भी बात कर रहे थे इससे पिछले सेगमेंट में भी कि आप जैसे जो नौजवान होते हैं वो एक बहुत ही, आप ये कहें कि कंपैशनेट भी होते हैं, और आप लोग एक मीनिंगफुल चेंज लेकर आ रहे हैं, चाहे वो लोकली हो चाहे वो ग्लोबली हो। मुझे ये बताएं कि आप इन फ्यूचर भी किसी आलमी इदारे के साथ मुस्तकिल काम करने का इरादा रखती हैं? ऑफ कोर्स, मेरा जो करियर पाथ हुए है वही है। एंड मेरी जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज है वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में डन है। जब भी मैं यूएन के अंदर कॉन्फ्रेंस करी थी, दिस वाज वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस दैट आई हैव अटेंडेड अभी तक। उसके अलावा भी लाइक कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं और कोई भी इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो आई ऑलवेज बिकम अ पार्ट ऑफ इट। एंड वहाँ पर जाके अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो आपका अपना करियर होता है उसके बारे में भी आप चीज़ें सीखते हैं, लाइक आप मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके वहाँ से सीख कर ही आकर मैं अपनी कंट्री में उन पॉलिसीज़ को बेहतर तरह से अप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज समहाउ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमारे से आगे है पॉलिसी क्रिएशन के अंदर, एडवोकेसी के अंदर। बिल्कुल ऐसी। और अलीना, मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी जाती होंगी, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप देखती हैं, या किन ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिप्राइवनेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है? आई थिंक जो हमारे देहाती इलाके वहाँ पे तो ऑफ कोर्स वो तो आप किसी भी कंट्री की बात करेंगे तो रूरल एरियाज में बहुत ज़रूरत होती है। उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज जो है
वहाँ पर एजुकेशन वगैरह ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसका जो मयार है वो इतना अच्छा नहीं है जितना हमारी बाकी सिटीज़ के अंदर, बिग सिटीज़ के अंदर लेट्स से है। तो बहुत से बच्चे वहाँ से लाहौर या दूसरी सिटीज़ में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी हर किसी की फैमिली इतना उनको अलाउ नहीं करती, इतने वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ से ट्रैवल करके लाहौर आए, यहाँ पर काम करे, रहे और पढ़ाई वगैरह करे। तो अपार्ट फ्रॉम द रूरल एरियाज़, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर लाइक गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान भी इवन वहाँ पर जो है ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन को प्रमोट करने की एंड उसको इस तरह से बनाने की कि सब आकर वो पढ़ाई जो है वो कर सके, कि उनके पास अगर इतने रिसोर्सेज नहीं भी हैं। मैंने अभी एक प्री स्कूल स्ट्रीट किड्स के लिए ऑर्फनेज अडॉप्ट किया था एक दफ़ा पास्ट में, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ थी कि जब तक मुझे खुद जाकर उनकी फैमिलीज़ को कन्विंस करना पड़ता था उन बच्चों की कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, बिकॉज जो भी इन्फ्लेशन होती है और सब कुछ, उन फैमिलीज़ के पास अपने खाने की गारंटी नहीं होती। तो वो चाहेंगे तो सही कि उनके बच्चे पढ़ें, बट उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो वो हमें ही इकट्ठा होकर काम करके उनको प्रोवाइड करने। सही। तो अलीना, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जिसको वैसे तो आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे माशाल्लाह जिनको आप किसी हद तक पूरा कर भी चुकी होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे ख्वाब भी होते हैं जो बहुत इस तरह से होते हैं कि इंसान उसको हासिल करना चाहता है। तो अलीना का सबसे बड़ा कौन सा ख्वाब है? मेरे सबसे बड़े 2 ख्वाब हैं। एक सबसे पहला तो ये है कि मैं एक घर बनाऊँ जिसका नाम भी हो घर बाय आस्था एंड वहाँ पर जो यतीम बच्चे और ओल्ड एज सिटीजन्स होते हैं वो साथ रहें, ताकि जिनके पास माँ-बाप नहीं है उनके पास बड़े हों और जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके पास बच्चे हों। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं किसी भी एक अचीवमेंट या रिकग्निशन को बहुत ज़्यादा अपने साथ नहीं एसोसिएट करना चाहती। आई वांट कि मैं पाकिस्तान को हर जगह पे रिप्रेजेंट करूं एंड सही तरह से रिप्रेजेंट करूं एंड आई वांट कि मैं पाकिस्तानी विमेन के लिए एक बहुत ट्रांसपेरेंट और पॉजिटिव जो फेस है वो दुनिया के अंदर बन के जाऊं एंड अपनी कंट्री के नाम को डिफेंड करूं बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन। और ये जो आपके ख्वाब हैं इनकी तकमील के लिए क्या कुछ हो रहा है और कितने रैपिडली आप अपने ख्वाबों की तकमील कर लेंगे? सर इंशाल्लाह मुझे तो पूरा यकीन है कि जो जो सब मैंने सोचा है मैं ज़रूर करूँगी एंड आई थिंक कि 2 चीज़ें होती है मेरे नज़दीक जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सीखा है। एक तो आपको पूरा फेथ अल्लाह ताला के ऊपर रखना चाहिए कि जो भी आपको चाहिए वो सही टाइम पे अपनी वेज में अल्लाह ताला देंगे और अपनी मेहनत कभी नहीं जाने देनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट एंड कीप वर्किंग फॉर योर एम्स। सो उसके बाद अल्लाह ताला आपको हर चीज़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच अलीना फॉर योर टाइम और कीप ग्रोइंग। इसी तरह से आप बढ़ती चलें और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और उन लोगों के लिए भी आप इज बने। मैसेज तो आप माशाल्लाह से हैं, लेकिन उनका भी सहारा बने जो डरते हैं, हालात से डरते हैं, स्पेशली बच्चियां, उनके लिए आप बहुत काम करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच सबको पसंद आई होगी, सोशल स्टोरेज से लेके एंड तक। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन उज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।